41 सीटों पर सुबह 7 बजे से ही मतदान जारी है। बनारस में सबसे दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। हालांकि लोग जागरूक हैं, सुबह से लंबी लाइनें वहां पर लगी हुई हैं। वहां का जायजा लिया है हमारे संवाददाता राजीव शर्मा ने। तो बनारस में सुबह सवेरे लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। पोलिंग के लिए मतदाता कतारों में लगने लगे हैं और सुबह सुबह ये भीड़ अपने बूथ पर पहुंचने लगी। आप देख सकते हैं कि हर बूथ के आगे लोगों की, मतदाताओं की भीड़ है यहाँ पर और सभी मतदाता एक एक करके अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं बनारस में, बहुत चीजें हैं, विकास की भी बातें हैं। विकास नहीं हुआ या विकास होना चाहिए, उम्मीदवार बेहतर मिले, ये सारे सवाल मतदाताओं के जहन में है, जिसको लेकर मतदाता पोलिंग बूथ तक पहुंच रहा है और ये मतदाता ये जता देना चाहता है कि वो बदलाव के प्रति इच्छुक है और वो बदलाव चाहता है। हम दूसरी तरफ भी दिखाना चाहेंगे, उस तरफ भी कतार लगी हुई है, महिलाओं की, पुरुषों की कतार लगी हुई है। तो करीब करीब ये सुबह सुबह का वक्त है और लोगों की भीड़ मतदान केंद्रों पर लगातार पहुंच रही है। उम्मीद यही है कि आज मतदाता जोश से बाहर निकलना चाहेगा, आज मतदाता अपने वक्त को बर्बाद नहीं करना चाहेगा। जिस तरह की कोशिशें की गई हैं, तमाम न्यूज चैनल्स और तमाम कोशिशें जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से की गई, उसका असर पड़ता हुआ यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। आप वोट देने आई हैं? जी हाँ। वोट दे दिया आपने? अभी नहीं दिया मैंने। क्या दिमाग में आपकी उम्मीद है? बस जिसको भी दें वो अच्छा काम करे शहर के लिए, देश के लिए, और बस हम लोग का सबके बारे में जो है, हर एक एक व्यक्ति के बारे में जो है वो अच्छा हो। बदलाव चाहते हैं लोग, विकास चाहते हैं। आपने सुना एक महिला को। हमारे साथ राजीव जुड़ चुके हैं सीधे बनारस से, उनके पास हम चलेंगे। लेकिन आलोक शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के नेता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है, 502 सीटों पर अब तक 66.27% मतदान हुआ है। माना जाए कि आज जो लाइनें हम देख रहे हैं, कम से कम उन तमाम प्रतिशत को ये और ज्यादा बढ़ाने वाला है। जी हाँ, थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन राष्ट्रीय औसत से जो मतदान है वो ज्यादा हुआ है। ये इलेक्शन कमीशन और हमको मीडिया की भी पीठ थपथपानी चाहिए, अपनी पीठ भी थपथपानी चाहिए, जिसके चलते इतना ज्यादा मतदान हुआ है। लेकिन ये मतदान क्या संकेत करता है? क्या ये सरकार के खिलाफ लहर है या ये किसी एक पक्ष में लहर है? इसको हमको देखना होगा। और ये हमको देखना आज शाम के हमारे एग्जिट पोल जो शाम 5 बजे से हम शुरू करने वाले हैं, इसमें आपको पहला रुझान देखने को मिल जाएगा कि आखिरकार सरकार किस तरीके से बनेगी, किसकी बनेगी, कैसे बनेगी। क्योंकि हमारा एग्जिट पोल जो होगा शाम 5 बजे से, वो सबसे सटीक, सबसे भरोसेमंद और सबसे तेज रहने वाला है। बिल्कुल, शाम 5 बजे से लगातार हम दिखाएंगे एग्जिट पोल अपना। फिलहाल नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। बड़ी खबर यह है, एक बार फिर से चुनाव से ठीक पहले नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके लोगों से अपील की है कि आज 2014 के चुनाव का आखिरी, मैं 3 राज्यों की 41 सीटों और पश्चिम बंगाल के विधानसभा उपचुनाव के लिए भारी संख्या में मतदान की गुजारिश करता हूं। खासतौर पर युवाओं से मेरी गुजारिश है कि वो बाहर निकलें और अपने परिवार और दोस्तों को भी पोलिंग बूथ पर ले जाएं। नरेंद्र मोदी ने बाकायदा ट्वीट किया है। लेकिन यहां पर आलोक शर्मा जी, सवाल आपसे ये है, ये जो भारी मतदान हो रहा है, कांग्रेस पार्टी अपने आप को देख कहां पर रही है? देखिए, जहां तक भारी मतदान की बात है, मतदान के प्रतिशत बढ़ने की बात है, इसके कई तरह के विश्लेषण सामने आए हैं। इसमें जैसे दीपक भाई ने अभी भी कहा कि एक कहीं ना कहीं विश्लेषण इस तरह का जरूर रहता है कि जो सत्ताधारी दल है प्रेजेंटली, उसके खिलाफ कहीं ना कहीं आवाज हो। लेकिन केवल इस विश्लेषण तक रुक जाएं हम, ऐसा नहीं है। अगर पिछले बहुत से चुनाव हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिला है कि बहुत सी सरकारें वो रिपीट हुई हैं। आंकड़ा शायद हो सकता है गलत हो, मेरा एक आध आगे पीछे हो, लेकिन 20 विधानसभा चुनावों में से लगभग 14 विधानसभा चुनावों में जहां पर मतदान प्रतिशत काफी बढ़ा है, उसमें से 13 में सरकार रिपीट हुई है। अभी भाजपा का ही आपने देखा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का जीता जागता उदाहरण हमारे सामने। वो भाजपा की सरकार है, भूलिए मत। नहीं, ऐसा नहीं है कि भाजपा की सरकार है। कांग्रेस की सरकार भी 3 बार रिपीट हुई दिल्ली में और तीनों बार ही वोट प्रतिशत बढ़ा था। चौथी बार उसका क्या हाल हुआ? चौथी बार जब वोट प्रतिशत बढ़ा है तो हारे हैं, लेकिन इसको एक ही तरह से, एक ही पैमाने में नहीं नापा जा सकता है। तो 2 बार आप जीत चुके हैं यूपीए में, 2 बार हो चुका है, आपकी 2 टर्म हो चुकी है। हाँ ठीक है, मैं मानता हूं कि अगर यूपीए 1 से यूपीए 2 में गए तब भी वोट परसेंटेज बढ़ा, लेकिन हमारी सीटें भी बढ़ी। जी देखिए, 2010 के बाद जहां भी मत प्रतिशत बढ़ा है, उसमें एक असम की सरकार को छोड़ के और पंजाब की सरकार को छोड़ के पूरे भारतवर्ष में सरकारें बदली हैं 2011 से। वो एक ट्रेंड है, अधिक मतदान
सरकार परिवर्तन। नहीं, 2011 के बाद छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, 2012 में गुजरात 2010 में बिहार में मतदान प्रतिशत नहीं बढ़ा था, इसीलिए मैं नाम नहीं ले रहा। अवधेश साहब, मैं कहना चाहूंगा छत्तीसगढ़ में भी मतदान प्रतिशत बढ़ा था और मध्य प्रदेश में भी, और दोनों जगह गवर्नमेंट जो है वो रिपीट हुई थी। तो जनरलाइज करके इसको नहीं देखा जा सकता है, स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। यहाँ मतलब आप दावा कर रहे हैं यूपीए 3 रिपीट होगा, आप ये कह रहे हैं? मुझे पूरी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं यूपीए 3 की उम्मीद दोबारा से जाग गई। दीपक जी, मुझे एक चीज, चलिए उम्मीद पर दुनिया कायम सर। मुझे एक चीज पे बड़ी वो होती है कि हम एयर टाइम बर्बाद करते हैं। क्या आलोक जी से आप ये अपेक्षा करते हैं कि वो कहे कि नहीं साहब हम लोग बुरी तरह से, ये तो ऑब्वियस है कि आलोक जी की पार्टी के कई बड़े नेता बोल चुके हैं, सलमान खुर्शीद बोल चुके हैं कि हम तीसरे मोर्चे को समर्थन दे देंगे, जयराम रमेश बोल चुके हैं हम तो 2019 के लिए लड़ रहे हैं, मणिशंकर अय्यर बोल चुके हैं कि एक सरकार बनेगी वो गिरेगी, 2.5 साल बाद फिर चुनाव होंगे, राहुल गांधी क्लियर मेजोरिटी के साथ चुनाव के अंदर आएंगे। ऐसे कई सारे नेताओं की लंबी लाइनें हैं। तो आलोक जी से तो हमने खाली एक रेफरेंस में सवाल पूछा था कि आपके इतने बड़े बड़े नेता ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं, तो आपको कम से कम उनकी लाइन तो टो करनी चाहिए। मीडिया और पत्रकार महोदय जिस तरह के प्रश्न पूछते हैं उसके उत्तर में इस तरह का इंटरप्रिटेशन आ जाता है, लेकिन हमारे वरिष्ठ लीडर्स की भी आम राय यही है कि यूपीए 3 पुनः आएगा। अभी वहां पे आज उत्तर प्रदेश के सम्मान के लिए बोलना चाहूंगा। आलोक जी के सम्मान के लिए भी 80 सीटों वाला प्रदेश है और ये पहला चरण है जो कि अंतिम इस लोकसभा का, जहां वो सबसे अधिक सीटों वाले राज्य के रूप में आज मतदान कर रहा है। 18 सीटें यूपीए के, उत्तर प्रदेश के अपने लिए भी सबसे अधिक सीटें आज हैं, और आज जो 41 सीटें हैं उनमें चूंकि बंगाल में उससे 1 सीट कम है, इसलिए जिसपे मतदान है, इसलिए उत्तर प्रदेश आज लीड कर रहा है आज के मतदान को। मैं इतना कहना चाहता हूं। बिल्कुल। अभी मुझे याद है चित्रा कि वहां पे रायबरेली में चुनाव में किसी रिपोर्टर ने पूछा तो बड़ा स्पष्ट उन्होंने कहा कि नहीं साहब सोनिया गांधी की तो जमानत जब्त होने जा रही, कैंडिडेट ने कहा बीजेपी के। तो जब हम सवाल पूछते हैं कैंडिडेट से कि आप क्या जीत रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो कहेगा कि हाँ हम जीत रहे हैं और दूसरे की जमानत जब्त है। तो मेरे ख्याल से अब रिपोर्टर को ये पूछना चाहिए कि ये तो हमें मालूम है कि आप जीत रहे हैं और दूसरों की जमानत जब्त हो रही है, और अगला सवाल उसको पूछना चाहिए। इसके आगे बढ़ना चाहिए। चलिए इन्हीं सवालों के साथ हम गोरखपुर का रुख कर लेते हैं। विपिन चौबे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ से भी बातचीत की है। विपिन, ये बताइए, योगी जी भले ही 98 से लगातार चुने हुए आते चले जा रहे हो, लेकिन विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको जेहन में रखकर इस वक्त वोटिंग के लिए जा रही है गोरखपुर की जनता। बिल्कुल विकास मुद्दा है, लेकिन उसके साथ साथ जो गोरखपुर का चुनाव है वो कहीं ना कहीं आस्था का चुनाव होता है। आप देखिए, जो 1989 के बाद अब तक जो भी सांसद बना उसको मंदिर का आशीर्वाद मिला है, मंदिर का पीठाधीश्वर रहा है। अवैधनाथ 1989 से लेकर 98 तक सांसद रहे, उसके बाद योगी आदित्यनाथ इस सीट पर काबिज है, और आज तक कोई भी हिम्मत नहीं कर सका, कोई भी दल हिम्मत नहीं कर सका कि इस सीट से बीजेपी को हरा सके। आप समझ सकते हैं वजह सिर्फ विकास नहीं है। और वैसे भी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर पिछड़े इलाकों में से एक माना जाता है, हालांकि पूर्वांचल की राजधानी कही जाती है, लेकिन विकास के मामले में गोरखपुर बहुत पीछे है। और इस बार का भी चुनाव वैसे भी यहां आस्था का चुनाव होता है, धर्म का चुनाव होता है, मंदिर का चुनाव होता है और योगी का चुनाव होता है, लेकिन इस बार योगी प्लस मोदी फैक्टर है, दोनों फैक्टर्स काम करेंगे। इसलिए बीजेपी अपनी जीत के प्रति और खासकर योगी आदित्यनाथ अपनी जीत के प्रति और भी ज्यादा सुनिश्चित है। चलिए आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। अनुज गुप्ता जी, एक सवाल मैं आपसे ले लेती हूँ। योगी जी आश्वस्त भले ही नजर आए, लेकिन सवाल बड़ा ये है, जो 16 में से 6 सीटें जीतने का वो दावा कर रहे हैं, उसमें आपको हकीकत दिखाई देती है? आज उन्होंने कहा कि 18 में से 16 सीटें भाजपा जीतने वाली है। यदि 18 में से 16 भाजपा आज जीत जाती है तो मैं कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में 80 में से कम 75 सीटें उसको मिलने वाली होंगी। इसका कारण है, देखिए, इन 18 सीटों पर सबसे अधिक भाजपा ने यदि कभी जीता है तो 1996 और 1998 में 10-10 सीटों को जीता है, और पूरे उत्तर प्रदेश में 80 में से 71 सीटें, परिसीमन के बाद की स्थिति में कह रहा हूं, 71 सीटें हैं जहां भाजपा ने कभी न कभी इन 25 सालों में विजय हासिल की है। और जिन सीटों पर उसको विजय नहीं मिली, जो 9 सीटें, उनमें से कम 3 सीटें आज के मतदान वाली हैं। इसलिए यदि 15-14 पर वो रुकते तो शायद मुझे लगता है एक वाजिब फिगर है। लेकिन देखिए, आज की जो 41 सीटें हैं इसमें भाजपा ने सर्वाधिक 13 सीटें 2 बार के चुनाव में, 1998 और 1999 में, चूंकि उसमें बंगाल में भी उसने जीत हासिल की थी। इसलिए इन 41 में से 28 सीटें तो ऐसी हैं जो उसको एक बार में कभी भी नहीं मिली है। लेकिन
23 सीटें इनमें से ऐसी हैं जिसपे वो कभी नहीं जीती है पूरे इतिहास में। केवल 18 ही सीटों पर खाता खोलने की चुनौती नरेंद्र मोदी के सामने है। बनारस से उतारा ही इसीलिए गया है ताकि पूर्वांचल की 32 सीटों पर उनका प्रभाव देखा जा सके। उदित राज के पास हम चलेंगे इसी सवाल के साथ। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। आपको बता दें 3 राज्यों की 41 सीटों पर सुबह 7 बजे से ही हो रहा है मतदान।